एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आज तक एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। ड्रग्स केस में पकड़े गए ड्रग पेडलर जैक और केजे को साथ लेकर संपर्क को लेकर ये अहम कॉल डिटेल्स आज तक के हाथ लगी हैं। जी हां, इन कॉल रिकॉर्ड्स कॉल डिटेल्स के अनुसार सैमुअल मिरांडा दोनों ड्रग्स पेडलर्स के संपर्क में था। 24 सितंबर से 17 मार्च के बीच केजे के साथ सैमुअल मिरांडा की बातचीत हुई थी और ये जो ड्रग्स ये साफ तौर पर इस बात की पुष्टि करते हैं कि रिया संपर्क में थी, रिया का इनसे संबंध था। सीधे हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अरविंद, क्या हम ये कह सकते हैं कि इन कॉल डिटेल से ये सिद्ध हो रहा है कि सुशांत के घर तक इनके तार जुड़े हुए थे और रिया इनसे सीधे संपर्क में थी? अरविंद, मैं आपको बताऊं, सईद की आज तक के पास पूरी कॉल डिटेल है, सीडीआर है, जिसमें ये पता चलता है कि जो सुशांत के स्टाफ थे सैमुअल मिरांडा, उसके अलावा जो दीपेश सावंत थे, ये तमाम लोग जिन ड्रग पैडलर से जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे, उसी से कनेक्टेड थी रिया चक्रवर्ती भी, शौविक चक्रवर्ती भी। बड़ा खुलासा यह है कि लगातार इनके बीच बातचीत होती रही, जिसमें ड्रग्स को लेकर खासतौर पर बात हुई। यहाँ ये समझना जरूरी होगा कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को फैसिलिटेटर दिखाया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, और शायद यही वजह है कि उनको लगातार जमानत नहीं मिल रही है, उसके पीछे ये कॉल डिटेल है। हम आपको जरा बिल्कुल ये दिखाना भी चाहेंगे। देखिए, ये आज तक के पास ये पूरी कॉल डिटेल है, आप ये देख पा रहे होंगे, ये एक्सक्लूसिव कॉल डिटेल है। ये इतनी लंबी कॉल डिटेल है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगी है। इस कॉल डिटेल में आज जो करमजीत नाम का शख्स है, वो लगातार शौविक से भी टच में रहता है, सैमुअल मिरांडा से भी टच में रहता है, वहीं लगातार इस पूरे ग्रुप को ड्रग्स सप्लाई करता था। तो ये जो पूरी कॉल डिटेल है, ये बड़ा खुलासा करती है, एक लार्ज स्केल पर इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा करती है। और इसी आधार पर इन कॉल डिटेल से वो जो इस पूरे ड्रग्स रैकेट में जो बड़ी मछलियां हैं, जिनकी तरफ अभी सिर्फ इशारा हो रहा है, जिन पर हाथ नहीं जा पाए एनसीबी के, वहां तक भी पहुंचेंगे। और रिया और शौविक को लेकर अगर इन कॉल कनेक्शंस को हम देखें तो कितनी बुरी तरह से अब ये इनके झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। जी देखिए, बहुत बड़ा पर्दाफाश हो रहा है। और देखिए, पहले ही जिस दिन रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी, उसी दिन आज तक पर हमने बताया था कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने आज तक को बताया था। और ये उसी के तहत ये कॉल डिटेल आज तक के हाथ लगी है। हम एक बार कैमरामैन संजय कहेंगे जरूर वो ये दिखाएं कि ये दस्तावेज है, ये कॉल सीडीआर है, जिसमें बकायदा ड्रग्स की बात हो रही है। और यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कुल 10 लोगों को रिया चक्रवर्ती समेत गिरफ्तार किया है और एक ड्रग्स सिंडिकेट के तौर पर दिखाया है। बकायदा कोर्ट की ऑर्डर में और रिमांड पेपर की कॉपी में यह बताया गया है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के लिए बकायदा अपने कार्ड से पेमेंट भी करती थी। हम दोबारा आपके पास आते हैं, लेकिन हम दिखाते हैं कि आखिर ये जो ड्रग्स कनेक्शन है, सारा के सारा रैकेट एक बहुत बड़ा, इन सभी लोगों के बीच में किस तरह का कनेक्शन है और जो कॉल डिटेल्स इस वक्त अरविंद के हाथ में, उनके मोबाइल फोन में है, वो कैसे इस बात को और पुख्ता करती हैं कि रिया शौविक बुरी तरह से सिंडिकेट में पूरी तरह से थे। देखिए, रिया कैजान, अनुज केशवानी के कहने पर या उससे जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जानकारी मिली थी, उसके बाद आज जो इस वक्त छापेमारी चल रही है मुंबई और गोवा में, वो ये सबसे बड़ा कनेक्शन यहीं पर है। रिया मंडली के खुलासे पर ड्रग्स तस्करों पर ये छापे पड़े जा रहे हैं। गोवा और मुंबई में ये छापे हैं। तो एनसीबी ने जो कई सारे ठिकानों पर छापे मारे हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो अब इससे जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन ये सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है कि जो वो लोग हैं, वो बॉलीवुड कनेक्शन है। ये देखिए, रिया चक्रवर्ती ने क्या क्या कबूलनामा किया था। वो सुशांत को ड्रग्स देती थी, शराब और सिगरेट पीने की बात भी उन्होंने मानी थी। सुशांत के लिए शौविक से वो ड्रग मंगवाती थी, ये बात भी वो मान चुकी थी। और सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतज़ाम वो करती थी। हाँ, रिया ने ये हमेशा ये कहा कि नहीं, मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ, मैं इंतज़ाम ज़रूर करती हूँ और वो इंतज़ाम भी मैं करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ सुशांत के लिए। कैसे कैसे रिया पर शिकंजा कैसा है। 3 सबसे पहले गिरफ्तारियां हुई थी। पेडलर्स के कबूलनामे के बाद शौविक और मिरांडा की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद रिया गिरफ्तार हुई थी। तो ये जो जितने पेडलर्स हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, चाहे वो कैजान हो, मिरांडा हो,
वो सब बुरी तरह से यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इनसे जो एनसीबी को जो जानकारी मिल रही है वो बहुत खतरनाक है, और वो खतरनाक इसलिए है क्योंकि उससे बॉलीवुड तक तार जुड़ रहे हैं। बॉलीवुड के वो एक्टर उससे जुड़ रहे हैं जो जिनके नाम सामने आने अभी बाकी हैं, और जिनके जब नाम सामने आएंगे तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। बॉलीवुड में ड्रग्स का कितना ज़बरदस्त गहरा दलदल है ये जांच के बाद साफ होगा, और साफ होना शुरू हो चुका है। फिलहाल कुछ नाम सामने आ चुके हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डोजियर में दर्ज हैं, और एनसीबी नशे के इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुट चुकी है। रिया के जरिए बड़े बड़े नामों तक पहुंचने की अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूरी तैयारी। माया नगरी की चकाचौंध किसको नहीं भाती। बॉलीवुड का ग्लैमर किसे अपनी ओर नहीं खींचता, लेकिन इस रंगीन दुनिया के पीछे ड्रग्स की गलियां भी हैं, जहां ड्रग्स की मंडी सजती है, नशे में डूबी पार्टियां होती हैं, नाच गाने के साथ जिंदगी धुआं धुआं होती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के तार जैसे जैसे खुले, ड्रग्स कनेक्शन के तार सामने आने लगे। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट ने ड्रग्स के खेल से पर्दा उठाया। अब पूरी पिक्चर एनसीबी के सामने साफ है। रिया के फोन से जो एनसीबी को सिरा मिला, उसे पकड़कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो खेल का पर्दाफाश करने में जुट गई है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ने ड्रग्स कनेक्शन में पूछताछ के दौरान कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम लिए हैं। रिया ने बताया कि कैसे बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई होती है। बॉलीवुड की 15 सेलिब्रिटीज के नाम रिया ने लिए हैं, जिन पर अब एनसीबी की नजर है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। 25 से ज्यादा बड़े ड्रग तस्कर एनसीबी के राडार पर हैं। एनसीबी ने रिया से पूछताछ के आधार पर पूरी लिस्ट तैयार की है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन मामला यहीं थमता दिख नहीं रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार ड्रग पेडलरों पर शिकंजा कस रही है। शायद यही वजह है कि आज सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई और गोवा में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अनुज केसवानी नाम के एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के आधार पर यह छापेमारी की जा रही है। छापेमारी गोवा और मुंबई में की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि कई ड्रग पेडलरों को हिरासत में भी लिया गया। रिया से सवालों के जवाब में बॉलीवुड की ड्रग्स कंपनी का पर्दाफाश हुआ। रिया से पूछताछ में एनसीबी को पता चला कि बॉलीवुड में कई हस्तियां न सिर्फ ड्रग्स लेती हैं, बल्कि उसकी सप्लाई भी करती हैं। ड्रग्स सप्लाई की पूरी चेन में इनकी हिस्सेदारी है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिया ने एनसीबी को उन हस्तियों के नाम बताए हैं जो सुशांत की पार्टी में शामिल होते थे और ड्रग्स लेते थे। ये पार्टी लोनावाला फार्म हाउस पर होती थी। रिया ने बॉलीवुड से जुड़े 2 बड़े नाम भी लिए हैं जो अक्सर इन पार्टियों में आते थे। एनसीबी की जांच सिर्फ गोवा और मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि दुबई तक है। जांच में दुबई के ड्रग्स डीलर आयश खान का नाम भी सामने आया है। एनसीबी रिया समेत 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 27 अगस्त को अब्बास और करण की गिरफ्तारी से पूरे नेटवर्क के सबूत मिले। जांच आगे बढ़ी तो बॉलीवुड की ड्रग फाइल सामने आ गई। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ विद्या, आज तक। अरविंद, क्या एनसीबी किसी बात का इंतजार कर रही है या उसके डॉजियर में बॉलीवुड एक्टर्स के नाम दर्ज हैं और बहुत जल्द वो हमारे सामने आ सकते हैं, खासतौर से इन कॉल डिटेल्स के बाद? देखिए सईद, आज तक तथ्यों के आधार पर खबर दिखाता है, और जिस दिन रिया की गिरफ्तारी हुई थी उसी दिन आज तक ने ये बता दिया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बाकायदा एक डोजियर तैयार किया है जिसमें बॉलीवुड से जुड़े लोगों के नाम है, और ये डोजियर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के आधार पर और जो ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुए थे उनसे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज हुआ था उसके आधार पर डोजियर बनाया है। और आज वो तमाम मीडिया की सुर्खियां हैं। नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, मैं सिर्फ कुछ मिनट लेकर आपको बताता हूं कि जैसे हमारे पास जो कॉल डिटेल है उसके मुताबिक जैद नाम का जो ड्रग पेडलर है जो सबसे पहले गिरफ्तार हुआ था, वो सैमुअल मिरांडा से 72 मिनट की उसकी बातचीत है, 3 बार की बातचीत है। सैमुअल मिरांडा करमजीत नाम का एक ड्रग पेडलर, काफी बड़ा ड्रग पेडलर है और एनसीबी से बड़ी कामयाबी मान रही है, उससे इसकी 24 सितंबर 2019 से 17 मार्च 2020 तक
300 मिनट की 17 बार बातचीत हुई है। आप अंदाजा लगाइए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो जांच कर रही थी सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की, सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की, वो अब इस पूरे ड्रग्स के नेटवर्क में तह तक घुस रही है, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज सुबह से मुंबई और गोवा में रेड चल रही है। और ये देखिए सामने की तरफ जो ये आप देख पा रहे हैं, मुंबई का ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है। सुबह से यहाँ पर हलचल है, एक के बाद एक ड्रग पेडलर लाए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, उसके बाद ताबड़तोड़ उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अरविंद, हमें आपको रोकना पड़ेगा, यहाँ पर दोबारा हम आएंगे, आपसे और जानकारी हासिल करेंगे। तो एक ऐसा दस्तावेज आज तक के हाथ लगा है जो हमारे संवाददाता अरविंद ओझा के पास वो कॉल डिटेल्स हैं जो बॉलीवुड में बड़े नामों का खुलासा कर सकती हैं और रिया के ड्रग्स कनेक्शन को पुख्ता करती हैं। फिलहाल आप देखिए क्रांतिवीर कंगना की कहानी हमारी साथी श्वेता के साथ। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? चल रे भैया दिन निकला, चल रे भैया धूप खिली, चल रे भैया शाम ढली, चल रे भैया रात चढ़ी। आप लोग मुझे मारिए क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। मैडम आपको चलना होगा। रुक जा 3 स्टार। I am not bad, I am blue. Tell my baby. जो लड़ता है वो जीता है, जो लड़ता है वो मरता है, जो नहीं लड़ा वो सुबह शाम सांसों की गिनती करता है। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। राम राम सबन्ने राम राम, सुबह की राम राम नगद, संजय की राम राम। चल लड़े रे भैया दिन निकला, चल लड़े रे भैया धूप खिली, चल लड़े रे भैया शाम ढली, चल लड़े रे भैया रात चढ़े। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को फॉलो करती हूँ ब्लाइंडली, जो मुझे ठीक लगता है मैं हमेशा वो करने की कोशिश करती हूँ। ये कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो मुझे कभी नहीं समझ सकते और उनको मुझे समझाना भी नहीं है, बट द पीपल, माय काइंड ऑफ पीपल, दे नो मी। मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहके। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कंगना रनौत, इस एक नाम ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। यूं तो शिवसेना की बीएमसी ने बुलडोजर चलाया कंगना के दफ्तर पर, लेकिन कंगना ने जो जवाबी बुलडोजर चलाए हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं बच रहा है। जिस तरह की पूरी परिस्थितियां हैं, जिस तरह की पूरी तस्वीर आज है, वो सिर्फ और सिर्फ यही कहती है कि आज बॉलीवुड हो या फिर सियासत हो, एंग्री यंग वुमन सिर्फ कंगना रनौत है। कल तेरा घमंड टूटेगा। ये सिल्वर स्क्रीन की क्वीन का चैलेंज है। मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर। इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी और हम भी देंगे की ऊंची उड़ान है। हमारी बिटिया है तनु, लंदन में रह के आई है। What do you do for a living? I work for an IT firm in Hyderabad. तो एक पेरेंट की चिंता होती है, वही चिंता थी उनकी कि इनका एक स्टेबल फ्यूचर। कैसे मनाया आप? मैंने मनाया तो नहीं उनको, लेकिन मनाने की कोशिश की, लेकिन मना नहीं पाई मैं उनको। लफड़ा है, झगड़ा है, जिद है, जुनून है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। हमारा नाम है कुमारी कुसुम सांगवानी और हमारी सैली पिंकी। हम रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ू सु, स्पोर्ट्स कोटे तहत में लिया, नेशनल लेवल के एथलीट सु, जिला जजर 124507 और फोन नंबर में दऊ कोना। ये जो मुझे चाहते हैं और जो लोग जो मेरी तरह हैं, बिल्कुल धाकड़, बिल्कुल पागल, वो मुझे जानते हैं। प्यार है, तकरार है, कच्ची उम्र का क्रश है। वकील प्लीड करेगा 20,000 का फाइन या असाइलम में इलाज। दूसरा वाला ले लो। क्या? असाइलम वाला। I think I was in 9th standard, and I just had a crush on my teacher, and उस टाइम पे वो गाना निकला था चांद छुपा बादल में, शर्मा के। So I also bought a net का दुपट्टा, and I used to be kind of hallucinating
my teacher giving lectures and all of that, and listening to the song. And do you remember your first kiss? Where, when? Or people say you can't forget your first kiss ever. It's magical. No, mine was not magical. What happened? It was the more messy thing. और मेरा तो ऐसे मतलब मुंह ही freeze हो गया एकदम से. पहली मोहब्बत में मात खाने का दर्द है. ऐसा कोई चाहिए जो मुझे सचमुच में प्यार करे. वाह शर्मा जी, हम थोड़े बेवफा क्या हुए, आप तो बच्चलन हो गए. I was in Chandigarh and there was मैं अपने पीजी में रह रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ में, और मेरी फ्रेंड की डेट थी. So उसके साथ में जो फ्रेंड उसका जो दोस्त आया था, चांस पे डांस. And he was, I think he was 28 or something, and I was 17 or 18. But very cute Punjabi guy called Ricky Man, and very cute, very good looking guy. किसी के लिए जादूगरनी है कंगना. To 7 people attacking me simultaneously, and some of them were claiming I'm a witch, some of them I'm claiming I'm a psychopath, and some of them were saying that I'm a crit. किसी के लिए नॉटी है कंगना. हम कहीं नहीं जा रहे, मुर्गा पेल लिया है. नॉटी गर्ल है मेरे हिसाब से. हमेशा इस प्रकार की क्या बोलता है, मजाक को करती है. मैं देखा है, मैं पढ़ता हूँ. किसी के लिए राष्ट्रवादी है कंगना. जब इंसान का वक्त बदलता है ना, तो आसपास के लोगों का रवैया भी बदल जाता है. अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे, और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ. हिमाचल की बेटी कंगना रनावत ने सिर्फ अपनी आवाज बुलंद और अपनी आवाज में कुछ बातों का जिक्र किया, जिसमें जो है प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना से उन्हें ये कार्रवाई की है. ये सचमुच में दुर्भाग्य. किसी के लिए पंगा गर्ल है कंगना. कंगना जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. कंगना जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. फूल नहीं ये नारी है. मणिकर्णिका के मलबे पर खड़े होकर महाराष्ट्र की सत्ता को चुनौती देने वाली कंगना की क्या है असली कहानी. आज हम कंगना के संघर्ष की वो अनसुनी कहानी सुनाएंगे जिसने कंगना को बॉलीवुड की पंगा क्वीन बना दिया. कंगना आज की नई क्रांति गर्ल हैं. वो सबसे पंगा लेती हैं, उन्हें किसी से डर नहीं लगता. और अजीब सी बात है कि उनकी फिल्मी किरदार भी इसी तरह के रहे हैं जो मौजूदा परिवेश में बिल्कुल फिट बैठते हैं. सोचिए ना, मंडी से लेकर मुंबई तक का सफर पूरा करना, अपने सपने को हकीकत में बदलना कितनों के लिए मुमकिन होता है. जिस चट्टानी हिम्मत के आगे बॉलीवुड के बड़े बड़े किले ध्वस्त हो गए, उसके हौसले को क्या ये बुलडोजर डिगा पाएगा. ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी. जिस जिद के आगे बड़ी बड़ी दुश्वारियों ने घुटने टेक दिए, क्या उस जिद को ये हथौड़ा तोड़ पाएगा. तुम जैसे नालायक मुझको बर्बाद करोगे. तुम लोगों के बाप दादाओं को भी मैंने लोहे के चने चबाए हैं. बॉलीवुड के इस फौलादी हौसले का नाम है कंगना रनौत. दुनिया इन्हें पंगा गर्ल के नाम से भी जानती है. कोशिश तो करने दे यार, फिर से पंगा लेना है. जानते हैं क्यों? क्योंकि पंगा लेना इनका पुराना शगल है. वो लड़ रहे हैं ताकि हम पर राज कर सके. हम लड़ रहे हैं ताकि खुद पर नाज कर सके. जिस चीज को लेके अब घर से निकले थे और इतना संघर्ष किया है, चाहे वो परिवार के साथ हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो करियर में जो एक नेचुरल स्ट्रगल होता है, या वो खुद के साथ हो चीज़ों को सीखने का, तो इस चीज़
में अब जैसे आप कह सकते हैं कि एक तरह से जिंदगी लगा दी है, तो वो जुनून कहीं ना कहीं है तो बिल्कुल ईमानदारी से है तो है, क्योंकि उस चीज को लेके पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है। जिंदगी के हर दौर में कंगना ने सच के लिए पंगा लिया। जब वो कुछ नहीं थी तब भी, आज जब वो बॉलीवुड की क्वीन है तब भी। आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। सुशांत के लिए आवाज उठाना इतना महंगा पड़ेगा, कंगना ने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। ऑफिस मणिकर्णिका को बीएमसी ने जमींदोज कर दिया। उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई, लेकिन सच के लिए लड़ना कंगना ने बचपन में ही सीख लिया था। तब जब पिता भाई के लिए बंदूक वाला खिलौना और उनके लिए गुड़िया लाते थे, तो वो बगावत पर उतर आती, क्योंकि उन्हें लगता था कि पिता भेदभाव कर रहे हैं। कंगना के इसी तेवर ने घर वालों को वो मजबूत हौसला दिया है कि अब वो ठाकरे सरकार के खिलाफ जंग जीतेंगे। I will expose you. महाराष्ट्र सरकार ने जो काम किया वो बहुत ही निंदनीय काम है। मैं उस काम के लिए उनका बहुत कड़े शब्दों से विरोध करती हूँ। आज पूरा भारतवर्ष हमारी बेटी के साथ है और पूरे भारत की जनता की दुआएं उसके साथ है कि वो हमेशा सच्चाई के साथ रही है और रहेगी भी। कंगना की बगावत कोई आज की बात नहीं है, वो तो अपनी निजी जिंदगी में भी बगावत करती थी, और बगावत नहीं करती तो यहाँ तक कैसे पहुँचती? उनके शुरुआती दिनों का वो संघर्ष भी हमें जानना चाहिए, जिसके कारण आज उनके इरादे इतने फौलादी नजर आते हैं। नेहर की दुलारी नाजों से पहले मेरी मेरी गुड़िया बचपन की संदेशा ले जा रे बाबुल के अंगना में अमवा के तले नेहर की दुलारी नाजों से पहले। ये वही सड़क है जो कंगना के गांव तक जाती है। ये वही घर है जहां कंगना पली बढ़ी, और ये वही गली है जहां कंगना खेली कूदी और टीवी पर फिल्में देखकर ग्लैमर की दुनिया के सपने सजे। कंगना की बेबाकी पर तब पूरा घर इतराता था, आज पूरा इलाका नाज करता है। लेकिन तब कौन जानता था पूरे गांव में अपने दादा की दुलारी कंगना 1000 कोस दूर जाकर सिल्वर स्क्रीन की महारानी बन जाएंगी। फिल्में तो यहाँ दूर दूर तक नहीं दिखती थी, टीवी था तो देखने की सख्त मनाही थी। कंगना के परदादा सरजू सिंह रनौत स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधी जी के करीबियों में से एक माने जाते थे। सरजू सिंह आजादी के बाद मंडी के पहले विधायक बने। इस नाते इलाके में काफी सम्मान था। कंगना के दादा आईएएस ऑफिसर थे। कंगना नाम भी दादा ने ही रखा था। दादा और पोती का प्यार ऐसा कि गांव में कंगना को लोग प्यार से बाबूजी की पोती बुलाते थे। आई थिंक शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है, और जैसा आपने कहा कि जिस तरह वहाँ पे सोच है और जिस तरह से वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, खासकर पढ़े लिखे पेरेंट्स। और मेरी जो मॉम है वो टीचर है, मेरे डैड कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, मेरे दादाजी आईएएस ऑफिसर हैं, और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर पॉलिटिशियन रह चुके हैं। 15 साल उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं हिमाचल से, और उन्होंने 15 साल जो है वो लोगों की सेवा की है वहाँ पे। तो इस तरह के ख़ानदान से आना, और हम लोगों को सब बचपन से ही बाबूजी की पोती इस तरह से कहते, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी की बात हो जाती है कि अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हैं या थिएटर में काम करना चाहते हैं या कन्वेंशनल पढ़ाई ना करके आप जो हैं वो पढ़ाई छोड़ के जो है आगे इस चीज़ को कुछ भी संघर्ष करना चाहते हैं, तो उनके लिए नेचुरल सी बात है, बहुत ही शर्मिंदगी की बात हो जाती है उनके समाज में, जहाँ पे सबके बच्चे कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई पीएमटी टेस्ट कर रहे हैं। कंगना ने पढ़ाई चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से पूरी की। घर वाले चाहते थे कि बेटी डॉक्टर बने, लेकिन कंगना तो बिंदास थी। 9वीं क्लास में ही उन्हें टीचर से पहला क्रश हो गया। I think I was in 9th standard, and I just had a crush on my teacher. And उस टाइम पे वो गाना निकला था चांद छुपा बादल में, शर्मा के। So I also bought a net का दुपट्टा,
and I used to be kind of hallucinating my teacher giving lectures and all of that and listening to the song. I think I've only gone, मतलब एक कार्ड पे लिख के ना हैप्पी टीचर्स डे ऐसा करके कुछ दिया होगा, but nothing more than that. टीचर पर क्रश हुआ तो चंडीगढ़ में ही कंगना ने प्यार का पहला चैप्टर भी पढ़ लिया। दिलचस्प ये था कि उन्हें दोस्त के बॉयफ्रेंड के दोस्त से ही प्यार हो गया। ये कहानी भी मजेदार है। I was in Chandigarh and there was मैं अपने पीजी में रह रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ में और मेरी फ्रेंड की डेट थी। सो उसके साथ में जो फ्रेंड उसका जो दोस्त आया था चांस पे डांस and he was I think he was 28 or something and I was 17 or 18 but very cute Punjabi guy called Ricky Man and very cute, very good looking guy. पढ़ाई के दौरान ही कंगना ने मुंबई के सपने देखने शुरू कर दिए और इस सपने को हासिल करने के लिए उन्होंने वो बगावत की जिसकी वजह से आज कंगना अपने गांव में एक कहावत बन गई है। 15 साल की कंगना रनौत ने घर छोड़ दिया। पिता की नाराजगी, मां के आंसू और दादा दादी का दुलार भी कंगना को वापस नहीं खींच पाया। कंगना बॉलीवुड के सफर पर क्या निकली, गांव में शोर मच गया। जवान बेटी घर से भाग गई है। इस तोहमत के साथ परिवार पूरे इलाके में बदनाम हो गया। मॉडल बनने का ख्वाब लेकर कंगना चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंची थी, लेकिन उस समय उन्हें बहुत बेसिक चीजें मालूम थी उस पूरी इंडस्ट्री के बारे में। बहरहाल उन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो बनवाया। पोर्टफोलियो में उनके जो घुंघराले बाल थे उनका प्लस पॉइंट बने। दिल्ली में कंगना की एक्टिंग में एंट्री भी बाय चांस हुई। मॉडलिंग के साथ कंगना ने अस्मिता थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था, लेकिन काम मिला नाटक के दौरान फ्लोर संभालने का। कंगना की चाहत एक्टिंग की थी, लेकिन 5-6 महीने मंच के मॉडल बनने का ख्वाब लेकर कंगना चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंची थी, लेकिन उस समय उन्हें बहुत बेसिक चीजें मालूम थी उस पूरी इंडस्ट्री के बारे में। बहरहाल उन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो बनवाया। पोर्टफोलियो में उनके जो घुंघराले बाल थे उनका प्लस पॉइंट बने। दिल्ली में कंगना की एक्टिंग में एंट्री भी बाय चांस हुई। मॉडलिंग के साथ कंगना ने अस्मिता थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था, लेकिन काम मिला नाटक के दौरान फ्लोर संभालने का। कंगना की चाहत एक्टिंग की थी, लेकिन 5-6 महीने मंच के पीछे ही गुजर गए। कंगना को एक छोटा सा रोल मिला था, मगर उस दिन संयोग ये हुआ कि सीन शुरू होने तक नाटक का एक कलाकार नहीं पहुंच पाया। तब डायरेक्टर अरविंद गौड़ ने उस लड़के के रोल में कंगना को मूंछ लगाकर मंच पर भेज दिया। स्टेज पर कंगना की शुरुआत हुई डबल रोल से। किसी को यकीन नहीं होगा, फिल्मों का सपना लिए कंगना जब मुंबई पहुंची तब उन्हें ठीक से अंग्रेजी तक बोलनी नहीं आती थी। So you've been the driving force in my life. If it wasn't for all the rejections and mocking and all the I'm not sure if I mocked you. You did. Did I? Of course, you made fun of my English on this couch and you made fun of everything. Oh God. Okay. I'm not complaining about it. मुंबई में कंगना के लिए मुश्किलें और भी थी। एक तो फिल्मी दुनिया के लिए आउटसाइडर और एक्टिंग के नाम पर अनुभव सिर्फ दिल्ली के अस्मिता थिएटर ग्रुप के कुछ नाटकों का। थिएटर वर्कशॉप में जब उसमें हमारी सभी एंट्री बंद हो चुकी थी, तो उसमें उसने लेट ज्वाइन किया था। तो उस समय मैंने कहा कि अब हमारे पास जगह नहीं है, तो उसने जिद की कि मुझे थिएटर करना है, मैं बहुत दूर से आई हूँ। जानकर हैरानी होती है कि जिस फैशन के फिल्मी कैटवॉक को देखकर प्रोफेशनल मॉडल्स भी दंग रह गए, उस कंगना को फैशन वर्ल्ड और कैटवॉक का काखागा तक नहीं आता था। कंगना बताती हैं ये उन पर बिपाशा बसु और फिल्म जिस्म का असर था। उस दौर में कंगना का ये पसंदीदा गाना हुआ करता था। फिल्म में बिपाशा के लुक ने ऐसा लुभाया कि कंगना को फैशन की हवा लग गई। जिस्म रिलीज हुई थी बिपाशा बसु की। हम लोग साथ में काजल लगा के जादू है नशा है गाना गाना गा के और जो गेड़ी रूट है चंडीगढ़ में उस पे गेड़ियां लगाते। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना रनौत ही थी जिन्होंने पहली बार नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया था। दरअसल कंगना भी एक आउटसाइडर थी, बाहर से आई थी, बड़ी मुश्किल उन्हें इस फिल्म इंडस्ट्री में हुई थी।
कंगना रनौत जब मुंबई आई थी तब कोई उन्हें यहाँ पर नहीं जानता था। आज करोड़ों दिलों की धड़कन वो बनी हुई हैं। ऐसा लगता है समूचा देश उनके साथ खड़ा हुआ है इस पूरे संघर्ष में। लेकिन तब जब वो अपनी पहली फिल्म करने वाली थी तब तो उन्हें उस फिल्म से भी निकाल दिया गया था। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे, हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी। कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? अब मेरी बेटी ने सच्चाई का साथ दिया है तो पूरा भारतवर्ष मेरी बेटी के साथ खड़ा हो। शिवसेना एक प्रतिशोध की भावना में आकर के, बदले की भावना में आकर के एक महिला को, एक अभिनेत्री को बिना वजह परेशान कर रही है। पंगा क्वीन कंगना को लेकर आज मुंबई में सियासी भूचाल आया हुआ है। लेकिन 14 साल पहले जब कंगना ने मायानगरी में कदम रखा था तब उन्हें कोई जानने वाला तक नहीं था। आउटसाइडर कंगना ने फिल्म में डेब्यू भी किस्मत से किया था। में किसी फिल्म का ऑडिशन चल रहा है, कंगना भी ऑडिशन में पहुंच गई। ऑडिशन ले रहे थे डायरेक्टर अनुराग बसु। घुंघराले बाल वाली कंगना ने पहले ही लुक में उन्हें इंप्रेस कर दिया। लेकिन बड़ी समस्या थी उनकी कम उम्र। फिल्म में रोल था एक बच्चे की मां का। 17 साल की कंगना इसमें फिट नहीं बैठती थी। कंगना रिजेक्ट हो गई। उनकी जगह चित्रांगदा सिंह को मौका मिल गया। लेकिन एक दिन अचानक उनके पास अनुराग बसु का फोन आया। Called me for screen test. I went through couple of screen tests and then I got the movie. किस्मत बहुत अच्छी थी। कंगना मुझे एक कॉफी शॉप में दिख गई। मैंने वेटर के से पूछवाया कि तुम्हें पता है ऊपर वाला खूबसूरत लड़कियों को इतना बेवकूफ क्यों बनाता है? क्यों? खूबसूरत यूं कि तुम जैसे लोग उससे मोहब्बत कर सके और बेवकूफ कि वो तुम जैसों से मोहब्बत कर सके। गैंगस्टर से कंगना की बॉलीवुड में एंट्री तो हो गई, लेकिन उन पर आउटसाइडर का ठप्पा लगा हुआ था। कंगना जानती थी कि आगे का रास्ता आसान नहीं है, अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें चुभते हुए तंज भी सुनने पड़ेंगे। फिल्म फैशन में जब वो रैंप पर उतरी तो शायद इन्हीं लोगों को जवाब दे रही थी। तुम पहचान नहीं पाओगी, ना खुद को ना किसी और को। Be very careful. 2008 में आई फिल्म फैशन में कंगना सपोर्टिंग रोल में थी, लेकिन अपनी दमदार एक्टिंग से उन्होंने न सिर्फ बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जीता, बल्कि उनका भी मुंह बंद कर दिया जो उनको हल्के में लेते थे। I remember a year ago, Aditya Chopra called me to his studio and we sat across the table and he told me that Kangna, 10 years ago when you came to my office with Riku Rakesh Nath, I told Riku that इस लड़की को कुछ नहीं होने वाला. Right. And today I'm very glad to tell you that I was so wrong, you know. ए छोरी, ओस में आजा, तमीज से बात कर। मेरे पे आसरी है, थारे में क्या लियाकत से? खुद का घर तो तेरे से संभला को ना। बचपन से जमाने तक बाप ने पाल पोस के बड़ा किया और उसके बाद शर्मा जी ने अपने भी से कदे अंडरवेयर तक तलिया को ना। मेरे पे असरी से इनके क्रेडिट कार्ड में तो दुनिया घूम, शराब पी और फैशन कर। मैं कहाँ से गुबार हो गई? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एथलीट कोटे पे अपने दम पे एडमिशन लिया। मैं स्टेट लेवल के एथलीट हूँ। मेरे को गुबार कह रही है। बॉलीवुड में सिर्फ कंगना ही ऐसी अभिनेत्री हैं जो खुलेआम भाई भतीजावाद के खिलाफ आवाज उठाती हैं। करण जौहर को वो मूवी माफिया कहती हैं। सरेआम ये बात करती हैं कि उन्हें तीनों खानों के साथ काम करने में दिलचस्पी नहीं है। यहाँ तक कि अवार्ड फंक्शनों का खुलेआम बॉयकॉट करती हैं।
पुरस्कार समारोहों में ज़्यादातर यही रहता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने वो एक जिसे जो रिस्पेक्ट होता है या ये वो खो दिया है, क्योंकि इतनी पॉलिटिक्स होती है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे जिसे कह लेते हैं कि अब जिस तरह से फिल्मों को अवार्ड दिए जाते हैं, जिस तरह के लोगों को बिल्कुल ही मजाक सा बन गया है ना, वो उनको सीरियस लेते हैं, और जो लोगों को अवार्ड मिल रहे हैं वो भी सीरियस नहीं लेते हैं। बेस्ट सीन के लिए अवार्ड मिलता है, बेस्ट रोमांटिक किस के लिए अवार्ड मिलता है, बेस्ट गाने के लिए, तो ऐसे एक अजीब सा माहौल बन गया है। बाथरूम जा रही हूँ। ये बिंदास कंगना ही है जो डायरेक्टर अगर कीचड़ में रोमांस की कल्पना करता है तो वो बेहिचक कीचड़ में कूद जाती है, और जब पहले किस की बात आती है तो बेधड़क सच कबूलती है। No, mine was not magical. What happened? It was a more messy thing. और मेरा तो ऐसे मतलब मुंह ही फ्रीज हो गया एकदम से। ऐसे लड़का कहता है हिलाओ मुंह को, हिलाओ। कंगना फिल्म इंडस्ट्री में आई तो उनकी निजी जिंदगी के कई पन्ने सार्वजनिक तौर पर खोल दिए गए। बाकी तो छोड़िए, उन पर तो काला जादू करने का भी आरोप लगा। क्या है इन बातों का सच? इस ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक। अभी तक कंगना जितनी फिल्में करती आई थी, उनका बोल्ड बिंदास इमेज तो बन रहा था, लेकिन राष्ट्रवादी छवि उनकी कहां से बनी? दरअसल फिल्मी किरदार एक तरफ होते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी राय जाहिर करना दूसरी तरफ। अमूमन जो फिल्म स्टार्स होते हैं वो बचते हैं इन चीजों से, पर कंगना कहां डरने वाली? कंगना झांसी की रानी के किरदार से इतना प्रभावित है कि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ही मणिकर्णिका फिल्म रख दिया। ये कंगना का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कंगना के इसी ड्रीम प्रोजेक्ट पर बीएमसी ने हथौड़ा चलाया तो उन्होंने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिस विचारधारा पर श्री बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा, उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। मणिकर्णिका के बाद अब वो राष्ट्रवाद की नई पहचान बन गई है। खबर तो ये भी है कि कंगना सियासी हवा का रुख भी पढ़ने लगी है। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हम नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यू, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। एक रूढ़िवादी परिवार से आकर कंगना आज जिस मुकाम पर खड़ी है, इसके पीछे उनकी कठोर मेहनत है। कंगना की इसी फौलादी शख्सियत को इस बार महाराष्ट्र की सत्ता से चुनौती मिली। मुंबई में मुश्किलों से लड़ना कंगना के लिए कोई नई बात नहीं है, पहले भी वो ऐसी चुनौतियों से पार पा चुकी है। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। पंगा 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 पंगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।